अभी हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ। कल आप लोग में इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो भी डाला जा चुका था। आप लोग में शाम में 7:30 में वीडियो इसमें तो डाला ही जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें आपको किसी भी प्रकार का पैसा पेड नहीं करना है, आराम से इसमें पढ़ते जाना है और पूरा अच्छा से आप लोग में पढ़ाई होगा। बाकी के जैसा नहीं कि आए और एक्सरसाइज 1.1 बनवा दिए, अब एक्सरसाइज फिर 2.2 बनवा दिए, मतलब इस तरह से केवल एक्सरसाइज कर करके हम लोग कोई क्वेश्चन बनवा दिए। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होगा। इसमें पढ़ाई इस तरह से होगा कि आपको चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आप जब चैप्टर समझ लीजिएगा अच्छा से, तो फिर उसके बाद आप लोग इसमें आसानी से जो भी चैप्टर होगा, जो भी एक्सरसाइज होगा, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। राशि जो होगा ये दो प्रकार का राशि होता है, या संख्या दो प्रकार का होगा। कौन कौन? तो एक होगा चर और एक होगा अचर। ठीक है, शब्द था रैखिक। ठीक है, आपका चैप्टर का हेडिंग में ही था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर का समीकरण का मतलब आप समझ गए। अब रैखिक का मतलब समझिए कि रैखिक मतलब क्या होता है। तो रैखिक का मतलब होता है, अभी हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ। कल आप लोग में इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो भी डाला जा चुका था। तो अब क्लास 10th का इस पर रेगुलर वीडियो डाला जा रहा है। इस चैनल पर अब रेगुलर हम लोग अपना वीडियो डालेंगे। चैनल का नाम तो आप लोग के स्क्रीन पर आ ही गया होगा, रजत कुणाल मैथ्स। अब इसमें पहले हम लोग जो वीडियो डाले हुए थे वो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। ऐसा नहीं है कि पिछले साल के ही एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट था। इस बार भी अगर आप एग्जाम दीजिए, अगर आप 24 में भी, तो भी आप लोग के लिए वो जो वीडियो है इम्पोर्टेंट ही है। ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व किए या जो टाइप आप लोग को बताए, वो लगभग जब तक बिहार बोर्ड एग्जाम लेता रहेगा इस पैटर्न पर, तब वो जो है सिलेबस पूछता ही रहेगा। तो आप लोग उसको भी, वीडियो को, पहले वाले वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी जो ये नया हम लोग जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, अब इसमें सिलसिलेवार आप लोग का वीडियो डालते रहेंगे और रोज का रोज आप लोग में शाम में 7:30 में वीडियो इसमें तो डाला ही जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ाई के लिए अब स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे पढ़ें। ये एक प्रकार का आपका ट्यूशन हो गया, मान लीजिए कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का पैसा पेड नहीं करना है, आराम से इसमें पढ़ते जाना है और पूरा अच्छा से आप लोग में पढ़ाई होगा। बाकी के जैसा नहीं कि आए और एक्सरसाइज 1.1 बनवा दिए, अब एक्सरसाइज फिर 2.2 बनवा दिए, मतलब इस तरह से केवल एक्सरसाइज कर करके हम लोग कोई क्वेश्चन बनवा दिए। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होगा। इसमें पढ़ाई इस तरह से होगा कि आपको चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आप जब चैप्टर समझ लीजिएगा अच्छा से, तो फिर उसके बाद आप लोग इसमें आसानी से जो भी चैप्टर होगा, जो भी एक्सरसाइज होगा, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर एनसीईआरटी का बुक रखे हुए हैं तो वो एनसीईआरटी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भारती भवन का बुक रखे होंगे तो वो भारती भवन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई केसी सिन्हा का बुक रखे होंगे तो केसी सिन्हा से सॉल्व कर सकते हैं। और अरिहंत का बुक है, जो भी बुक आपके पास है, तो आपको कॉन्सेप्ट ऐसा दिया जाएगा कि आपके पास जो भी बुक हो आप उससे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो आप कमेंट्स में उसको, आप क्वेश्चन को डालिए, उसके लिए भी फिर वीडियो बना के उसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए अब हम नया सीधे सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग में कुछ जो चैप्टर पढ़ना है, तो सभी कोई अपने अपने अनुसार से चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे कि कोई चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से शुरू कर देते हैं। कोई टीचर जो है चैप्टर 1 जो दिया हुआ है वास्तविक संख्या, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। कोई क्या करते हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए, क्योंकि ये भाषा वाला क्वेश्चन सब होता है इसमें, तो थोड़ा मतलब स्टूडेंट लोग को बेकार भी लगने लगता है। हालांकि है बहुत अच्छा चैप्टर, अगर अच्छा से पढ़ाया जाए तो मन बहुत लगेगा, लेकिन लोग उसको बोर समझता है कि हाँ स्टूडेंट इसमें बोर हो जाएगा। तो मन लगाने के लिए कोई क्या करता है कि त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट करेगा लोग त्रिकोणमिति से, ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट कर देता है। ऐसे सबका अपना अपना ढंग है कि कौन सा चैप्टर जो है कब स्टार्ट करना है। लेकिन हम जो अभी आप लोग के लिए स्टार्ट करेंगे वो पूरा ऐसा मैथ पढ़ाई होगा कि आपको कभी भी किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं हो। तो इसमें हम अपने अनुसार से चैप्टर सेट किए हैं। सबसे पहले हम वो चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे आपको टोटल इसमें 15 चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर पढ़ना है मैट्रिक में, मैथ में। ठीक है, तो
आपको हम वैसा चैप्टर पहले पढ़ाना शुरू करेंगे जिस चैप्टर का इस जितना चैप्टर को पढ़ना है सब में यूज है। हम पहले वही चैप्टर को आप लोग में शुरू करने वाले हैं। तो 15 चैप्टर जो पूरा है उसमें मुख्य रूप से 2 चैप्टर का सब में यूज आता है। एक तो होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो चैप्टर नंबर 4 है इसका भी यूज आता है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है इसका भी यूज आता है। प्रत्येक चैप्टर में लगभग इससे मिल जाता है, जो चैप्टर नंबर आपका 3 है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों चैप्टर को पढ़ लेंगे, जिसके बाद बाकी चैप्टर भी जब पढ़ाई हो तो आपको आसानी से समझ में आए। जब इसका कोई भी चीज़ अगर उसमें हम लोग यूज करेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे बोर्ड ये नहीं पूछेगा कि आप पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे, आप पहले कौन सा क्वेश्चन बनाए थे। बोर्ड में होता क्या है, कोई भी एग्जाम में आप गए तो उसमें क्या होता है, एग्जाम में यही किया जाता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करके बताइए। आप उस चैप्टर को कब पढ़े थे इससे कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन है आप उसके आंसर सही दिए हैं या नहीं दिए हैं, मतलब इससे ही होता है। तो आइए हम लोग अब पहले स्टार्ट करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हालांकि इसका पहले से भी वीडियो मौजूद है, इस चैनल पर वीडियो पहले से मौजूद है, लेकिन वो वीडियो जो है पुराना हो चुका है। उसको हम लोग लॉकडाउन के समय में बनाना शुरू किए। जब ये चैनल शुरू किया गया तो लॉकडाउन में जब हम लोग देख के थक गए कि अब कोचिंग जो शुरू होने वाला जल्दी से चांस कुछ नहीं लग रहा है, तो उस समय हम लोग ऑनलाइन के लिए क्या किए कि मोबाइल से हम लोग अपना जो वीडियो बनाते थे उसी तरीक़ा से हम लोग वीडियो बनाना इसमें शुरू कर दिए। और उस समय में मतलब स्टैंड कोई भी चीज़ हम लोग नहीं रख पाए हुए थे, ना माइक का सुविधा था, जिससे कि आवाज़ भी उसमें कुछ ख़राब हो गया, कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गया। तो वो सब पुराने जितना वीडियो है सबको छोड़ते हुए हम लोग अब नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आप लोग को बताए कि इसमें हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज नहीं बनाना शुरू करेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छा से, और जब पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे और तब एक्सरसाइज बनाएंगे। तो जब आप लोग बुक खोलिएगा तो आपसे जब खुद एक्सरसाइज बनेगा तो आपका भी खूब मन लगेगा। अब नहीं तो अब एक्सरसाइज से केवल स्टार्ट कर देंगे तो कोई मन नहीं लगेगा, दिमाग आप लोग का अलग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये हम लोग का चैप्टर हो गया। यहां तक आप लोग बात को समझे कि पहले ये चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है बाकी चैप्टर सब में यूज है। चैप्टर नंबर कौन है, 3। इसी को हम लोग कहेंगे, ये क्या हो गया, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब 2 वेरिएबल जो है उसके लिए हम लोग जो समीकरण लिखते हैं उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें सबसे पहले ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये आता है अलजेब्रा में। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर ये गणित के किस ब्रांच में आता है, तो अलजेब्रा में आता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बीज गणित कहते हैं। ठीक है, ये जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है ये अलजेब्रा में है, इसको हम लोग बीज गणित कहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो बीज गणित है तो अलजेब्रा बीज गणित के आधार पर, बीज गणित के आधार पर संख्या यानी कि नंबर, या हम लोग कह दें राशि, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी के प्रकार, मतलब जो संख्या होगा या राशि होगा उसका हम लोग प्रकार देखते हैं कि इसका प्रकार क्या है। बीजगणित के आधार पर संख्या या राशि का प्रकार कितना होता है। तो इसमें राशि जो होगा ये 2 प्रकार का राशि होता है, या संख्या 2 प्रकार का होगा। कौन कौन, तो एक होगा चर
और एक होगा अचर। ठीक है, तो मतलब एक संख्या कौन सा है, चर है, और एक है अचर। चर किसको हम लोग कहेंगे, तो चर का मतलब होता है, चर का मतलब होता है चलने वाला। चर का मतलब होगा चलने वाला, यानी कि बदलने वाला। क्योंकि कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिसको कॉपी पर लिख दिया जाएगा तो वो चलना शुरू कर देगा। तो ये चलने वाला का मतलब किससे है, तो बदलने वाला से। ठीक है, मतलब जिस संख्या का मान जो होगा बदलता हुआ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे चर संख्या। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा संख्या है, तो चर है। जैसे A B C इस प्रकार से Z तक। ABCD याद होगा पूरा, दिक्कत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा आप लोग, उसमें ABCD पूरा लिख देंगे Z तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये चर संख्या आप लोग समझ गए कि चर क्या होगा, कि जिसका मान बदल जाए उसको हम लोग कहेंगे चर। और अचर, अ मतलब होता है नहीं और चर मतलब चलने वाला अर्थात बदलने वाला। तो जिस संख्या का मान अलग अलग समीकरण में नहीं बदलता है, फिक्स होता है, उसको हम लोग कहेंगे अचर। तो अचर में आएगा कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या। कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या हम लोग ले लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि अचर है। जैसे अचर में हम लोग ले सकते हैं 2 -1/2, 3/4, √3, दशमलव में भी कुछ ले सकते हैं हम लोग। मतलब कोई भी जो भी संख्याएं हम लोग ले लेंगे वो सब क्या हो जाएगा, तो अचर हो जाएगा। और चर में कौन होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे। यहाँ तक तो जो समझाए हैं समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इसी में। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि दो चर वाला समीकरण क्या होता है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको देखें। बीच बीच में आप लोग अपना खुद से हंस लिया कीजिएगा, क्योंकि हंसी लगाने बार बार हमको नहीं आएगा। बाकी लोग के जैसे हम जोकराई नहीं कर पाते हैं। तो अभी कौन आप लोग क्लास में बैठे हैं, मोबाइल लेके देख रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में जब हंसने का मन करेगा तो हंस लीजिएगा। पढ़ाई छूटने लगेगा तो वीडियो को थोड़ा रोक दीजिएगा और फिर हंसने के बाद फिर से शुरू हो जाइएगा पढ़ना। ठीक है, और नहीं हंसी लगेगा तो ऐना के सामने जाकर खड़ा हो जाइएगा, अपना चेहरा देखिएगा, अपने आप हंसी आने लगेगा। अब आइए इसमें हम लोग चर संख्या में देख रहे हैं कि जैसे हम लोग लिख दिए यहाँ 5x + 2y = 5, ऐसे लिख दिए हम लोग। ठीक है, 5x + 2y = 5 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ और यहाँ ये कौन सा संख्या है, तो ये चर है, ये भी क्या है, चर है। तो दो जगह चर आया है, दो अलग अलग चर, तो इसको हम लोग इस समीकरण को क्या कहेंगे, ये दो चर वाला समीकरण हो गया। बात समझ में आया, इसको हम लोग कहेंगे दो चर वाला समीकरण। अगर 5x + 3 = 0 लिख देते, यहाँ पर चर कितना जगह आया है, एक जगह आया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एक चर वाला समीकरण। ठीक है, अगर यहाँ 3x + 5y + 2z = 0 लिख दिया जाए, तो इस तरह इसमें कितना चर आया, इसमें 3 चर आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 चर वाला समीकरण कहेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें 5x + 2y = 7, तो ये कितना चर वाला समीकरण है, दो चर आया है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये दो चर वाला समीकरण है। अगर हम लोग लिख देते 5x + 3 = 4x + 2, ये कितना चर का समीकरण है, तो यहाँ पर और यहाँ पर चर आया है दो जगह, लेकिन दोनों चर क्या है, तो समान है, एक जैसा है। तो इस तरह से हम लोग इसको कितना चर का समीकरण कहेंगे, तो एक चर का समीकरण कहेंगे। बात यहाँ तक आप लोग समझ गए कि मतलब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन कितना चर का समीकरण है,
तो जितना चर आया होगा उतना चर का समीकरण होगा। यहां तक बात आप लोग समझ रहे हैं। अब इसके आगे जैसे समझना है, इसमें एक शब्द था रैखिक, ठीक है, आपका चैप्टर का हेडिंग में ही था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर का समीकरण का मतलब तो आप समझ गए। अब रैखिक का मतलब समझिए कि रैखिक मतलब क्या होता है। तो रैखिक का मतलब होता है कि जो चर राशि है उसका घात कितना हो जाएगा, उसका घात अगर 1 हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। जैसे यहाँ पर x आया है, इसके पावर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ 1 है, तो ये कितना चर का समीकरण हो गया। तो एक यहाँ पर ये तो दो चर है, यहाँ पर भी y में भी कुछ यहाँ पर पावर नहीं लिखा था तो पावर 1 है, तो ये दो चर का समीकरण है। लेकिन इसमें दोनों चर जो आया है दोनों का पावर कितना कितना है, 1 और 1 है, इसलिए हम लोग इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर चर आया है लेकिन इसका पावर कुछ नहीं लिखा है अर्थात 1 है, तो ये एक चर वाला समीकरण है, साथ ही साथ इसको हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं। बात समझ गए। अगर मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर जैसे कि 3y का पावर -1 इज इक्वल टू 5 दे दे, तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर y का पावर क्या आ गया, -1 आ गया। रैखिक के लिए हम क्या बताए थे कि घात कितना आना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। यहाँ पर पावर कितना आ गया, -1 आ गया, तो इसलिए हम लोग इसको रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। अब यहाँ तक बात समझ में आ गया कि हम लोग दो चर वाला समीकरण कैसे पहचानेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर देखेंगे कितना जगह यूज हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग उसको हम लोग कह देंगे कि उतना चर का वो समीकरण है। अगर सभी चर का घात अगर 1 होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो रैखिक समीकरण है। बात यहाँ तक क्लियर है, बात यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग इसी में अब आगे चल रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं इसका, तो वीडियो को रोककर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। या बात को पूरा समझ गए तो वहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में उसको सब शब्द जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब बात जो है समझ में आ चुका है आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप देखें। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप, यानी कि इसका हम लोग जनरल फॉर्म क्या होता है उसको देखेंगे। तो इसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जहां इसमें x y को हम लोग तो चर लेंगे, बाकी को हम लोग अचर मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे जहां a b c अचर है, ठीक है, किंतु a बराबर नहीं होगा 0 के और b भी बराबर नहीं होगा 0, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब पूछा जाए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होगा उसका कितना हल होगा। जैसे एक समीकरण लिख दें 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिए। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। पूछा जाएगा कि समीकरण का कितना हल होगा, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है, इसका अनंत हल होगा। हल का मतलब क्या होता है, जो चर राशि प्रयोग किया गया है उसका मान निकाल लेना। तो इसका अगर आप मान निकालिएगा चर राशि का तो क्या होगा, इसका हल अनंत हल हो जाएगा। यहां तक आप लोग बात समझ गए कि इसका हल कितना होगा, तो अनंत हल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यही समीकरण युग्म हो जाएगा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब क्या होगा, जोड़ा यानी कि पेयर। अगर ये समीकरण युग्म होता
तब हम लोग इसका क्या करते, तो इसका हम लोग मान निकालते। ठीक है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग ये सीखें कि हम लोग मान निकालते कैसे हैं, फिर बाद में बताएंगे इसी में कि कब हम लोग जो है मान निकाल सकते हैं, कब मान नहीं निकाल सकते हैं। अब एक ही वीडियो में, एक ही पार्ट में तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट आप लोग में वीडियो जो है डालेंगे, और बहुत लगातार वीडियो डालेंगे। अगर रेगुलर अगर इसको अगर आप पढ़ने लगे तो आपका मैथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं। शायद लग रहा है कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं इसमें, जैसे कि ये लिख दिए कि ये समीकरण है, इसका अनंत हल होगा, तो लोग कंफ्यूज हैं कि अनंत हल कैसे हो जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझा ही देते हैं, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि कंफ्यूजन है, तो इसको आप समझ लीजिए। अब तो वो एग्जाम्पल मिटा दिए, अच्छा कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेंगे, या फिर हो सकता है संयोगवश कि वही एग्जाम्पल हो जाए। 5x + 3y + 2 = 0। इसमें क्या होगा कि हम लोग इसमें x का मान खुद से रखते जाएंगे, तो उस तरह से क्या होगा, y का मान निकलते चला जाएगा। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि जब x = 1, ठीक है, x = 1, तो 5x का वैल्यू कितना हो गया 1 + 3y + 2 = 0। अब यहाँ पर कितना आ गया 5 + 3y बराबर 3y चाहिए इधर ही, +2 अभी रहने दीजिए, हम लोग चाहते तो उधर भी भेज सकते थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, +2 लिखा हुआ है, इसको दोनों को हम लोग जोड़ लिए, 7 + 3y = 0। अब यहाँ क्या होगा, 3y = प्लस में 7 है, इधर जाएगा -7, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया, -7/3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग x का मान 1 रखे, आप अपने स्वेच्छा से जो मान मन करे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही लिखिएगा, जिसको मन करेगा 2 लिख सकता है, 3 लिख सकता है, 1.2 लिख सकता है, मतलब दशमलव में लिखिए, रूट में लिखिए, बटा में लिखिए, जैसा मन करे आप वैसा लिख सकते हैं। आप चाहिएगा तो 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग x का मान जब जब कुछ अलग अलग रखेंगे तब तब y का मान जो होगा अलग अलग आ रहा है। उसी प्रकार अगर y का मान आप कुछ रखते तो x का मान भी क्या होता, अलग अलग आता, और ये सिलसिला जब तक आप चलाते चलते रहता। इसीलिए बोले कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो होगा उसका कितना हल होगा, तो अनंत हल होगा। बात यहाँ तक समझ गए कि 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा उसका कितना हल होगा, तो अनंत हल होगा। और यही समीकरण युग्म दिया होता तो हम लोग उसको सॉल्व करते। कुछ कंडीशन ऐसा है जिसमें उसमें भी अनंत हल होता है, कुछ कंडीशन है जिसमें कोई हल नहीं होता है, कुछ कंडीशन है जिसमें अद्वितीय हल होता है। कहने का मतलब है कि हम लोग x का और y का एक एक मान जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन सब इसी चैप्टर में आगे मिलेगा। कुछ इस पार्ट में पढ़िए, कुछ अगले पार्ट में पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ाई को लेकर चला जाए। अब मैथ को ही केवल लगे पढ़ाने, तो आप लोग को तो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, पूरा समय मैथ में ही लगा दीजिएगा तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़िएगा। हालांकि कोशिश करेंगे धीरे धीरे आप लोग में लगभग टोटल सब्जेक्ट पढ़ाने का, और उम्मीद है कि जब तक आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तब तक हम लोग इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग के लिए पर्याप्त वीडियो डाल दें, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि इसको हम लोग समीकरण को सॉल्व करने का विधि क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां बताए हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण केवल होता तो उसका अनंत हल होता, लेकिन युग्म मतलब जोड़ा, मतलब 2 समीकरण दे देगा तो उसको हम लोग हल किस किस विधि से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ग्राफीय विधि, इसी को हम लोग जाल विधि या लेखीय विधि भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विलोपन या
लुप्तीकरण विधि, ठीक है, विलोपन या लुप्तीकरण विधि। फिर उसके बाद आता है प्रतिस्थापन विधि, फिर इसके बाद आएगा तुलनात्मक विधि, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा ब्रज गुणनखंड विधि, ठीक है, और फिर तब होता है अनुपात निर्णय विधि। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को इतना विधि से हम लोग हल कर सकते हैं, मतलब ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, प्रजनन खंड, अनुपात निर्णय, मतलब हम लोग इतना विधि से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, जो समीकरण का जोड़ा होगा उसको हम लोग इतना विधि से हल कर सकते हैं। ये ग्राफीय विधि प्रत्येक साल एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, प्रत्येक साल 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके लिए ग्राफ पेपर का भी आवश्यकता होगा, तो इसको जो ग्राफीय जो विधि है इसको बाद में बताएंगे, ठीक है, मतलब इसी चैप्टर में जब वीडियो डाला जाएगा तो इसी में हम आगे ग्राफीय विधि को बता देंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं विलोपन या लुप्तीकरण से। आप लोग अब 3.1 के चक्कर में नहीं रहिएगा कि अच्छा इतना देर पढ़ा दिए 3.1 को अब पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। वो जो एक्सरसाइज केवल जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कुंजिका छाप मास्टर है, ठीक है, मतलब कुंजिका चंद्रिका जो आता है मार्केट में, पासपोर्ट, वो सबसे वो रटने वाले मास्टर हैं और खाली उसको रट के और एक्सरसाइज केवल पढ़ा दे रहे हैं। तो उतना से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपका काम तब जो है पढ़ाई में जो है काम नहीं चलाना है, इसमें आपको थोड़ा अच्छा से नॉलेज से लेके पढ़ाई करना है। तो अगर केवल आप एक्सरसाइज पढ़िएगा तो फिर आप उसी टीचर के जैसा हो जाइएगा, वो अपने जैसा ही आपको भी बना देगा। तो खाली जो एक्सरसाइज पढ़ा रहा है वैसा वैसा टीचर से सावधान हो जाइए। पैसा ले लेगा ज़्यादा, पढ़ाएगा केवल एक्सरसाइज। आपको ऐसा करना है कि केवल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नहीं बने, आप कोई भी किताब उठाइए तो आपसे एक्सरसाइज जो है उसमें का बन जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए। अब ये नहीं कि अब इसमें हम 3.1 पढ़ाने लगे, फिर एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने लगे, ये भी बताएंगे बनाने के लिए, लेकिन पहले पूरा चैप्टर को अच्छा से पहले समझाएंगे। और जब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, आप जब क्वेश्चन बनाने लायक हो जाइएगा, तब एक्सरसाइज में इसमें डालेंगे। और आप तब देखिएगा कि आपको मैथ पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है। पहले कैसे थे पढ़ने में, अब जब 1 महीना हम लोग का वीडियो पढ़े उसके बाद आपका पढ़ाई में क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या इंप्रूवमेंट है, ये आपको खुद ब खुद पता चलेगा, ठीक है। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, फिर बाद में हम लोग एक्सरसाइज में भी जाएंगे। और आप लोग ये नहीं समझिएगा कि इतना स्लो चलेंगे तो कैसे ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइज जो पढ़ाते हैं वो तो ख़त्म नहीं करते हैं, और आप पूरा उतना ज़्यादा पढ़ाइएगा तो ख़त्म कैसे कर दीजिएगा, वो मेरा जिम्मेदारी है। हमारा मैट्रिक में पढ़ाते हुए लगभग 14 साल के करीब में हो गया, और उसमें कभी भी किसी साल ऐसा नहीं हुआ है कि सिलेबस समाप्त नहीं हुआ हो। अभी हम जितना स्पीड से चलेंगे, चाहे जितना भी डिटेल्स पढ़ाएंगे, आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा ख़त्म होगा, इसका गारंटी है, ठीक है। आप लोग का मैक्सिमम दिसंबर लास्ट तक पूरा का पूरा सिलेबस जो है खूब अच्छा से पढ़ाकर कंप्लीट कराएंगे। मॉडल सेट का क्वेश्चन बनवाएंगे, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। मैथ का चिंता आप पूरा का पूरा छोड़ दीजिए कि मैथ में हम कैसे पास करेंगे, कैसे मार्क्स आएगा। आप लोग में जो लोग पर्सनली अगर हमको कहीं जानते हो, वो लोग को पता है कि यहाँ से कोचिंग में मैथ में 100 में 100 मार्क्स भी आ जाता है। ये आप लोग को, कुछ लोग को कहीं जो पर्सनली जानते हो उन लोग को ये बात पता होगा, ठीक है। तो इसमें आपको चिंता नहीं करना है, मैथ में खूब अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग पालन करते जाइए, वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाइए, मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और मैथ में कहीं भी हम लोग को किधर भी जाने का आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ सोचने का आवश्यकता नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। केवल थोड़ा सा आपको यही होगा कि मन नहीं लगा पाएंगे, हंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो हंसाने खिलाने में जो समय बर्बाद करेंगे उतना देर में हम कुछ पढ़ा लेंगे और आप भी कुछ पढ़ लीजिएगा। अब वो कौन सा लड़का है जिसको मतलब आधा घंटा 30 मिनट का वीडियो देखने के लिए आना है, 15 मिनट का वीडियो डलाएगा। आज तो ये फर्स्ट वाला वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि बातचीत में भी कुछ समय निकल रहा है, लेकिन अब 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो होता नहीं है, 30 मिनट से ज़्यादा का मेरा कोई वीडियो होगा नहीं।
अब कौन बच्चा है जिसको वो 15 मिनट में भी जो है उसमें समय उसको नहीं मिल पा रहा है, उसको अब हंसाइए तो 15 मिनट में पढ़ेगा, यानी कि पढ़ने वाला लड़के नहीं है तो उसको पढ़ा के क्या कीजिएगा। अब वो 15 मिनट में भी लोग आता है 5 मिनट 10 मिनट मन लगा के चल जाएगा। अब 5 मिनट 10 मिनट उसमें आप मन लगाने लगेगा तो पढ़ाइएगा कब? ठीक है, तो आप लोग इसमें अब आराम से पढ़िए। इस पूरा सिलेबस जो होगा समाप्त होगा। ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए इतना बात को समझा रहे हैं, जो आज से सिलेबस स्टार्ट हुआ है इस वजह से इतना ज्यादा जो है समझा रहे हैं, नहीं तो मतलब हम केवल जो मतलब पढ़ाई का होगा आपका पढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा बढ़िया से देंगे बस। अब आइए हम लोग चले शुरू करें लुप्तीकरण विधि। और आप लोग थोड़ा सा स्वार्थी नहीं बनिएगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है स्वार्थी नहीं बनने का मतलब कि आप अपने पढ़ लिए सोचे कि चलिए हमारा तो बहुत अच्छा चैनल एक पकड़ा गया और हम लोग का मैथ का जो है इसमें काम चल जाएगा, इनके पास 100 में 100 मार्क्स भी आ जाता है तो काम चल जाएगा और आराम से हम लोग अपना पढ़ लेंगे। तो थोड़ा स्वार्थी वाला काम नहीं कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को आप लोग अपना जो फ्रेंड लोग हों उन लोग को भी शेयर कीजिए और उन लोग से भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करके पढ़े। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेगा कंपटीशन बढ़ेगा आपके आसपास में, और आप लोग इस वीडियो का प्रयोग करके जब सेट बनाइएगा 10-12 आदमी 20 आदमी मिल के 100 आदमी मिल के, तो उसके बाद आप लोग को और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग अपना शेयर भी कीजिए और बाकी लोग तक भी पहुंचाइए कि आप लोग के लिए एक अच्छा सा वीडियो जो है बन रहा है। और उस तरह हम लोग को भी मन लगेगा कि चलिए आप वीडियो बार बार शेयर कर रहे हैं और इस पे पढ़ने वाला का संख्या बढ़ते जा रहा है, तो और मन से वीडियो बनाया जाएगा और अच्छा से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो लुप्तीकरण या विलोपन विधि को शुरू किया जाए यहां से। ठीक है, लुप्तीकरण या विलोपन विधि। इसमें देखिए लुप्तीकरण का मतलब होता है लुप्त कर देना। लुप्तीकरण का मतलब क्या होगा? लुप्त कर देना। कहने का मतलब है लुप्त मतलब होता है गायब, गायब कर देना, मतलब उसमें से हटा देना। बात समझ रहे हैं कि मतलब इसमें दो चर जो आया हुआ है, तो जो दो चर आया है इस दो चर में से हम लोग को क्या करना है कि एक चर को इसमें से गायब कर देना है। ठीक है, दो चर में से एक चर को इसमें से गायब कर देना है, बच जाएगा एक चर और उसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को आसानी से सॉल्व करके उस एक चर का मान निकाल लेंगे। फिर उस एक चर का मान हम लोग किसी समीकरण में रख देंगे जिससे कि दूसरे चर का मान जो है निकल जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है बनाने का? तो इसका ट्रिक होता है कि इसमें कि यदि समान चिन्ह हो, ठीक है, यदि समान चिन्ह हो तो समीकरण युग्म को घटाते हैं। ठीक है, अगर समान चिन्ह होगा तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण युग्म को घटा देंगे। और इसमें यदि असमान चिन्ह होगा, यदि असमान चिन्ह हो तो समीकरण युग्म को जोड़ते हैं। ठीक है, अगर समान चिन्ह होगा तो हम लोग समीकरण युग्म को घटा देंगे और असमान चिन्ह होगा तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण युग्म को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस पर कुछ टाइप का क्वेश्चन देखिए, समझिए और फिर आप लोग में आगे पार्ट में और इसके कुछ बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन में चलें। जैसे कि दे दिया जाए इसको विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। आपको क्वेश्चन में जैसे दे दिए कि 2x + 3y = 5, ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ पर हम लिख दिए 5x - 3y = 2, ऐसे कुछ लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे,
जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग को x और y का मान निकालना है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण युग्म हो गया कि नहीं, समीकरण का जोड़ा हो गया। एक यहाँ पर समीकरण है और एक यहाँ पर समीकरण है, तो ये दोनों समीकरण जो है दोनों एक साथ है, तो इस समीकरण का क्या कहलाएगा, जोड़ा कहलाएगा, युग्म कहलाएगा। चूंकि पहला आया था समीकरण तो इसको फर्स्ट समीकरण मान लिए, ये 2 नंबर में आया तो इसको दूसरा समीकरण मान लिए। यहां तक बात समझ गए। अब हम लोग को इसको विलोपन विधि से हल करना है। हम लोग करेंगे क्या कि चर के गुणांक पर विचार कर लेंगे। यहां पर कितना है, 2 है और यहां पर 5 है, दोनों बराबर है क्या, तो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 3 और 3 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो जहाँ बराबर होगा वहाँ पर ठहर जाएंगे, वहाँ पर रुक जाएंगे और उसके चिन्ह पर हम लोग विचार कर लेंगे कि उसका चिन्ह है कैसा। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या है, माइनस। दोनों चिन्ह समान है कि असमान है, तो असमान है। तो इसमें देखिए ना क्या लिखाए हैं कि यदि असमान चिन्ह होगा तो समीकरण युग्म को हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लोग बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए सीधे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 को ऊपर लिख दीजिए और समीकरण 2 को नीचे लिख दीजिए, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में माइनस में कट गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7x = 7। अब ये 7 से ये 7 एक बार में कट जाएगा। और आपको ऐसा नहीं बुझा रहा था, बात समझिए कि गुना में है, भाग में आएगा, भाग में आएगा, कट जाएगा, 1 आएगा। तो x का मान हम लोग कितना निकाल लिया, यहाँ x का मान आ गया 1। बात समझ गए। अब x का मान जब निकल गया तो इसका मान उठाकर समीकरण 1 में या 2 में जिसमें मन करेगा रख दीजिएगा, y का मान आ जाएगा। जैसे हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहां है तो 2 गुना। अब x को हटा देंगे, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है, x को हटा देंगे। x का मान कितना आया है, 1 आया है तो 1 रख देंगे, 5 आता था 5 रख देते, -5 आता -5 रख देते, जो आता सो रख देते। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3y है तो 3y बराबर में कितना लिखे, 5। अब 2 में 1 से गुना होगा, 2 होगा, प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 5। अब इसके बाद 3y = 5 और 2 प्लस में इधर जाएगा तो -2 होगा। अब इसके बाद 3y बराबर कितना हो गया, 3 से कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 1। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1 और y बराबर भी मान कितना आ गया, तो 1 आ गया। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं ना कि x का मान भी कितना आ गया, 1 आया और y का मान भी 1 आ गया। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x y का मान दोनों बराबर ही आते रहेगा, हो सकता है इसमें 1 आया, इसमें 2 आएगा, इसमें -5 आया, इसमें 3 आएगा, मतलब अलग अलग भी मान हो सकता है। तो आप लोग ये एक क्वेश्चन को बनाने का समझे, इस पर और एग्जाम्पल देते हुए आगे बताएंगे। ठीक है, तो वो अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए इस पार्ट को हम लोग इतना ही पर क्लोज कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अगले पार्ट में इसका कुछ और एग्जाम्पल देख के अच्छा से इसको बताएंगे, जो जोड़ने वाला है ये बताए, इस पर और एग्जाम्पल देंगे। फिर उसके बाद घटाने वाला जो होगा उसको भी बता के उस पर एग्जाम्पल देंगे। फिर कुछ बताएंगे कि जैसे कि दोनों का गुणांक अगर इसमें जैसे बराबर नहीं था, इसमें भी बराबर नहीं होता तो क्या करते। अभी इसमें धीरे धीरे आपको मतलब और ज़्यादा बताया जाएगा और धीरे धीरे मैथ से लगाव भी आपका बढ़ता जाएगा और मैथ बहुत अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पर डे वीडियो देखिएगा, पर डे शाम 7:30 में जो है वीडियो पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि रविवार के रविवार हम लोग कुछ वैरायटी लेकर आएँ, मतलब सोमवार से शनिवार तक पढ़ाई होगा और रविवार को कुछ वैरायटी लेकर आएँ, यानी कि मैथ के अलावा कुछ अलग का कुछ वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। ठीक है।